दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, प्योर पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कास्ट सेंसस की। अगर पिछले 2 दिनों के संसद के आप डिबेट को देखें तो उसमें कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं, लेकिन जो 2 मुख्य बातें उस पूरे डिबेट से, लोकसभा की डिबेट या राज्यसभा की डिबेट, जो कि ओबीसी बिल में संशोधन करने के लिए जो सरकार ने प्रस्ताव लाया था, जो विधेयक लाया है कि यानी कि राज्यों को वो अधिकार मिल जाए कि राज्य अपनी तरीके से ओबीसी कैटेगरी का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो उस पूरी बहस में 2 बातें मुख्य तौर से आई। पहली बात जो मुख्य तौर से आई कि तकरीबन ज़्यादातर राजनीतिक दलों ने इस बात का समर्थन किया कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कास्ट सेंसस जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दूसरी बात जो आई उसमें निकलकर कि सारी पार्टियों ने इंदिरा साहनी केस का हवाला दिया और सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियां ये चाहती हैं कि 50% की जो सीलिंग है, आरक्षण की जो सीमा है, उसको तोड़ दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने तो यहाँ तक कहा कि 80% जो राज्य हैं वो ऑलरेडी उस सीमा को वायोलेट करते हैं। ज़्यादातर राज्यों में 60-70%, 80% रिजर्वेशन है। तो वैसी स्थिति में इस रिजर्वेशन का जो कैप है, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया हुआ कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उसको कहीं ना कहीं तोड़ा जाए और रिजर्वेशन की जो लिमिट है उसको बढ़ाई जाए। अब सवाल ये समझने वाली बात है कि इस समय ज़्यादातर जो मंडल पॉलिटिक्स से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कास्ट सेंसस की वकालत क्यों कर रही हैं? उन्हें आखिर क्या ऐसा जिसको कहते हैं कि जैकपॉट लग गया है जिसके आधार पे उनको लगता है कि कास्ट सेंसस के बहाने वो नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी या नरेंद्र मोदी को किनारे ढकेल सकती हैं? तो कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स क्या है? क्यों पॉलिटिकल पार्टियां इसके डिमांड कर रही हैं? इसका फ़ायदा क्या होगा अगर ये होता है, और नहीं होने पे किसका नुकसान होगा, और बीजेपी इस पूरे खेल में कहां पर ठहरती है? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात कास्ट सेंसस, जातिगत जनगणना की पॉलिटिक्स पे। अगर आप लोकसभा के कल के डिबेट को देखें तो लोकसभा के डिबेट में जब ये विधेयक पारित हो रहा था तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो कमेंट वो संप्रिया मौर्य, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने सवाल ये उठाया कि जब घोड़े, गधे, जानवर सबकी जनगणना हो सकती है, तो फिर जो ओबीसी जातियां हैं उनकी जनगणना क्यों नहीं हो सकती? वो खुद बीजेपी की सांसद हैं, लेकिन उन्होंने ये सवाल उठाया। और बाकी जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं, जिसमें कि आरजेडी से लेकर मुलायम सिंह की पार्टी, इसके अलावा जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी है टीआरएस और बीजू जनता दल, वो सब पार्टियां इस जातिगत जनगणना का सपोर्ट कर रही हैं। तो अब ऐसे में सवाल है कि ये सारी पार्टियां क्यों सपोर्ट कर रही हैं और ये आखिर चाहती क्या हैं? अगर आपको याद होगा कि जो मंडल कमीशन, जो काका कालेकर की जो रिपोर्ट थी, उसके आधार पर जब प्रधानमंत्री बीपी सिंह को ये लगा 1990 के दौर में, कि जब बीपी सिंह को लगा कि कमंडल की जो पॉलिटिक्स है, लाल कृष्ण आडवाणी की जो रथ यात्रा है वो ज़्यादा हावी हो रही है और उनकी कुर्सी जो है वो जा रही है, तो बीपी सिंह ने मास्टर स्ट्रोक के तौर पे उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के बाद पूरी जो भारत की राजनीति है उसमें आमूल-चूल परिवर्तन आया। जो जनता दल या जनता परिवार से जुड़ी हुई जो पार्टियां थीं उनका एसर्शन हुआ और उन पार्टियों ने कास्ट के आधार पर, जिसमें कि आरजेडी से लेकर समाजवादी पार्टी, जेडीएस, चौटाला की पार्टी, इन सारी पार्टियों ने, मुलायम सिंह यादव के अलावा नीतीश कुमार की पार्टी, इन सारी पार्टियों ने जो जनता दल से अलग अलग समय पर अलग होते गए, ब्रेक होते गए, अलग अलग पार्टियों के नाम पे उन्होंने पार्टियां बनाई, उन सबका डोमिनेंस रहा अगले 20 सालों तक। उन पार्टियों ने एक तरह से राज्य और केंद्र की राजनीति को गाइड किया। ये अलग बात है कि 1998 में, 1996 में थोड़े समय के लिए, और फिर 1999 से बीजेपी की सरकार बनी। चूंकि वो अटल जी का एक अलग करिश्मा था और बार बार ये नारे लगते थे कि अब की बारी अटल बिहारी, तो वाजपेयी की सरकार बनी। लेकिन उस दौर में भी जो कास्ट बेस्ड पार्टियां हैं, जो मंडल
की पॉलिटिक्स से निकली थी उनका डोमिनेंस रहा और उसके आधार पे न केवल यूपी की सरकार बनी बल्कि अलग अलग राज्यों में मुलायम सिंह यादव से लालू प्रसाद यादव तक अलग अलग राज्यों में वो शासन करते रहे। यानी कि कुल मिलाकर 120 लोकसभा की सीटें यूपी और बिहार को मिला दिया जाए और हरियाणा को जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर 130 सीटों पर सीधे तौर पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टियों का दबदबा था। लेकिन बाद के दिनों में जब से बीजेपी और कांग्रेस का डोमिनेंस घटा, बीजेपी का डोमिनेंस, फिर नरेंद्र मोदी का पदार्पण हुआ, उसके बाद से जो बीजेपी ने एक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और ओबीसी पॉलिटिक्स को इम्प्लीमेंट किया है, बड़ी चालाकी से उन्होंने ओबीसी पॉलिटिक्स के आउटरीच को उन्होंने हिंदुत्व के लार्जर फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। और चूंकि आरएसएस का ये पेट प्रोजेक्ट रहा है कि ये सारी जो छोटी जातियां हैं वो लार्जर हिंदुत्व के दायरे में आती हैं ताकि वो बीजेपी को वोट करें, तो इस तरह से बीजेपी को हिंदुत्व, नेशनलिज्म और साथ में जो कास्ट बेस्ड जो वोट बैंक है उन सब का सपोर्ट मिला इन राज्यों में। और इसलिए नरेंद्र मोदी की प्रचंड बहुमत के साथ 2014 में, 2019 में सरकारें बनी और बाकी अलग अलग राज्यों में बीजेपी रूल करती रही। अब जो छोटे दल हैं, जो रीजनल पार्टियां हैं, जो कास्ट बेस्ड या मंडल पॉलिटिक्स से निकली हुई पार्टियां हैं, उनको ये लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो रही है। वो किस तरह से मार्जिनलाइज हो रही है? क्योंकि जो ओबीसी की पॉलिटिक्स है वो भी बीजेपी कर रही है और जिस तरह से ओबीसी आउटरीच के एफर्ट हाल के दिनों में बीजेपी ने किया है, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल एडमिशन में रिजर्वेशन देने की बात हो या फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड बनाने की बात हो, और जो अभी विधेयक पारित हुआ है कि राज्यों को अधिकार दिया गया, मंत्रियों को शामिल किया गया, ओबीसी लीडरशिप हर एक राज्य में कल्टीवेट किए गए, और जिस तरह से खास करके यूपी में नॉन यादव ओबीसी पॉलिटिक्स को बीजेपी ने काफ़ी उस पर ज़्यादा जोर दिया। कुर्मी लीडरशिप, छोटी छोटी जातियां जो धनगर समाज के हैं, उन सब जातियों के लीडरशिप को मौका दिया, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो रीजनल पार्टियां हैं उनमें बौखलाहट है और उनको लगता है कि उनका जो अपना कैपिटल है वो भी बीजेपी कहीं ना कहीं हड़पने की तैयारी में है। तो इसलिए ये सारी पार्टियां इस डिमांड के साथ उतरी हैं कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे पहले देखें कि अंग्रेजों के ज़माने में 1930, 1921, 1941 कास्ट सेंसस होते रहे हैं, लेकिन आज़ादी के बाद जो हमारा संविधान बना तो जनगणना में सिर्फ एससी और एसटी की जो संख्या है उनको तो काउंट किया जाता है, लेकिन ओबीसी जो जातियां हैं उनको काउंट नहीं किया जाता। तो अब इन पार्टियों का ये डिमांड है, इनको लगता है कि अगर ये जनगणना होगा या फिर उस पर वो दबाव बनाएंगी तो कहीं ना कहीं ओबीसी जातियों की जो एक्चुअल संख्या है उसका पता चलेगा, और वो पता चलने के बाद बाकी जो ओबीसी जातियां हैं उनमें से निकलेगी, उनकी संख्या होगी, और रिजर्वेशन का जो पूरा फ्रेमवर्क है उसको रिकंस्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि उस लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा। और उसमें ये हो सकता है कि कई ऐसी जातियां निकलकर सामने आए जिनकी संख्या इस समय ज़्यादा है, वो कहीं ना कहीं उनका लीडरशिप वहाँ से निकले और वो इन छोटी जो पार्टियाँ हैं उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन इसमें इस पूरी थ्योरी में लोचा क्या है? इस पूरी थ्योरी में लोचा ये है कि अगर सरकार कास्ट बेस्ड सेंसस को अलाउ करती है, इससे पहले 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक सेंसस कराया था, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस, लेकिन उसके डेटा, उसके जो आंकड़े थे उसमें कई सारी पेचीदगियां थी, बहुत सारा डेटा उसमें गलत पाया गया। उसके बाद सरकार ने, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने उसके ऊपर एक अरविंद पनगढ़िया की कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, लेकिन उस रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया क्योंकि सरकार को लगता था कि उस रिपोर्ट को जारी करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बवेला खड़ा हो जाए और सरकार का जो पूरा कास्ट अलायंस है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाए। सरकार ने मुलायम सिंह यादव और आरजेडी को उनको एक तरह से पीछे धकेलने के लिए रोहिणी कमीशन का गठन किया। सरकार को लगता था कि जो यादव कम्युनिटी है, जो यूपी और बिहार में खास तौर से ओबीसी कम्युनिटी में डोमिनेट करती है रिजर्वेशन को लेकर और वहाँ की पॉलिटिक्स को, इनको थोड़ा सा किनारे करने के लिए उन्होंने रोहिणी कमीशन का गठन किया कि ओबीसी में एक कैटेगराइजेशन किया जाए और 4 जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सके, 4 कैटेगरी वहाँ पर बनाया जाए। लेकिन रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट आई उस सरकार ने उसको भी पब्लिक नहीं किया क्योंकि सरकार को लगता है कि ये भी एक पेंडोरा बॉक्स है और सरकार उसका सही टाइम पे इस्तेमाल करना चाहती है। और जो रीजनल पार्टियां हैं उनको लगता है कि उनका जो मेन कास्ट बैंक है, वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, अगर अखिलेश की बात करें या तेजस्वी की बात करें, उसको डैमेज करने के लिए सरकार ने रोहिणी कमीशन का गठन किया है। तो इसलिए इन पॉलिटिकल पार्टियों ने एक ओवरऑल कास्ट सेंसस की बात उठा दी है ताकि सरकार के ऊपर एक दबाव रहे कि वो जातियों की जनगणना करे।
अब इस पूरे मामले में जो रीजनल पार्टियां हैं उनका जो डर है वो डर तो आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स के अलावा उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ओबीसी आउटरीच काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं, तो उनका जो पॉलिटिकल वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसक जाए और पूरी तरह से शिफ्ट हो जाए। पहला डर उनका ये है। दूसरा डर ये है कि जिस तरह से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में उन्होंने ओबीसी को मर्ज किया है, दलित को मर्ज किया है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनका वोट बैंक खिसक न जाए। जो 18-20% इस समय वोट मिलता है वो खिसक के 5-6% पे कांग्रेस वाली हालत में वो न कहीं पहुंच जाए। तो दूसरा डर ये है। सरकार की चिंता ये है, सरकार को लगता है कि वो कास्ट सेंसस करे या ना करे। कास्ट सेंसस अगर करेगी तो एक पिंडारा बॉक्स खुल सकता है, और ना करे तो ये पॉलिटिकल जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो दबाव बनाएंगी। तो सरकार में इस तरह का मंथन चल रहा है कि वो एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे कराए, और अगर सर्वे कराए तो उसके डेटा जो हैं वो ओबीसी सारी जातियों के हेड काउंट ना करके, बल्कि एक तरीके से ये बताया जाएगा कि ओबीसी में इतनी जातियां हैं, लेकिन उसके डेटा का वो इस्तेमाल अपने बाकी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसके लिए कर सकती है। तो ये सारी एक तरह से रणनीति, स्ट्रैटेजी, काउंटर स्ट्रैटेजी इस समय सरकार और विपक्ष के बीच में बन रही है। लेकिन कम से कम विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, और विपक्ष को लगता है कि यूनाइट होने का ये मुद्दा है, छोटी पार्टियों को एकजुट करने का ये मुद्दा है, ताकि नरेंद्र मोदी से अगर लड़ना है तो लड़ने के लिए ये एक बड़ा हथियार है, जिसका वो इस्तेमाल न केवल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में कर सकती हैं, बल्कि 2024 के लिए भी वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये कुल मिला के ओबीसी कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स है। शंकर अनिमेष, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।